हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 12th के सेकेंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो हेलो एल्केन्स से हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी प्रिपरेशन मेथड को और इसकी आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया हुआ है। तो आज उसी सीक्वेंस में हम आगे इस टॉपिक को लेंगे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आज इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी हेडिंग्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद नोट्स। यहाँ पे मैंने हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, और साथ ही मैं इन शॉर्ट भी आपको ये समझाऊंगी वन बाय वन। अब इसमें से सारी प्रॉपर्टीज तो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से दो प्रॉपर्टी, जैसे कि एक बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हो गया और दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन हो गया, तो ये कुछ हैं जिनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हेलो एल्केन्स के पूछे जाते हैं और उनके आइसोमेरिक फॉर्म के पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है। तो आज इसी को हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सिंपल वे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करा दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या हैं। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस के किसी भी केमिकल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं तो दैट मीन्स हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स को बता रहे हैं, उसके बाहरी करेक्टर्स को हम बता रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे करेक्टर्स, ऐसी प्रॉपर्टीज कंपाउंड की जिनको हम बिना केमिकल रिएक्शन के उनको देख के केवल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं? जैसे कि फिजिकल स्टेट, कि कोई कंपाउंड सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो हम उसको देख के बता सकते हैं। दूसरा, उसका कलर कैसा है, कलर है या कलरलेस है, ऐसी ऑर्डर है, ऑर्डरलेस है, तो इस तरीके से हम उसके स्मेल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि हम उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स को उनके मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे बता सकते हैं। थर्ड, हम उनकी सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं कि वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, या किसी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, और हम उसकी डेंसिटी को बता सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही स्टडी करते हैं, जैसे है पोलर नेचर, उनकी स्टेबिलिटी और उनकी डेंसिटीज। तो आज इन्हीं टॉपिक्स को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टेट। स्टार्ट करते हैं। द लोअर हेलो एल्केन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। The members containing up to 18 carbon atoms are generally liquids, while the higher members of the family are solids at room temperature. तो पहले तो फिजिकल स्टेट की बात हो रही है, तो इसको हम समझेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो लोअर हेलो एल्केन्स हैं, कौन से हेलो एल्केन्स हैं? लोअर हेलो एल्केन्स हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। इसके अलावा हम ले लेते हैं इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से कुछ मेंबर्स हैं मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप वाले जो लोअर मेंबर्स में आते हैं। तो ये जो होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं? गैसेस होती हैं। सभी गैसेस फेज में होंगे ये जितने भी मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं C3 से लेकर के C18 तक के मेंबर के, यानी कि जैसे हेलो प्रोपेन, हेलो ब्यूटेन, हेलो पेंटेन, हेलो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। तो इस तरीके से जो कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 18 तक के मेंबर्स होंगे, ये सभी क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो ये लिक्विड फेज में होते हैं। कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे लोअर हेलो एल्केन क्या थी? गैसेस थी। एंड रूम टेम्परेचर पे ही जो C3 कार्बन से C18 कार्बन तक के हेलो एल्केन है वो क्या होती हैं? लिक्विड्स होती हैं। अब बात करते हैं हायर देन C18। तो अगर हम C18 से मोर कार्बन वाले हेलो एल्केन की बात करते हैं तो C18 से हायर हेलो एल्केन जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अचानक से ऐसे कार्बन नंबर बढ़ने पे इनकी जो स्टेट है फिजिकल वो कैसे चेंज हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज होते जाते हैं चेन में, वैसे वैसे उनमें वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। तो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने पे इंक्रीज होते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन के नंबर चेन में बढ़ते जाएंगे
तो जो वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं वो भी मॉलिक्यूलर मास के साथ इंक्रीज होते जाते हैं, जिससे इनकी स्टेट भी जो होती है वो चेंज होती जाती है। पहले ये गैस होती हैं, फिर गैस से ये लिक्विड में चेंज होती हैं, और फिर कार्बन और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड्स में। तो इस तरीके से हेलोएल्केन्स की फिजिकल स्टेट में 3 स्टेट हमें देखने को मिलती हैं। रीजन मैंने आपको बताया, ड्यू टू वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर मास के। तो इसलिए इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। तो सेकेंड अब हम बात करते हैं किसकी, कलर एंड स्मेल की। तो एल्किल हैलाइड्स दैट मीन्स हेलोएल्केन्स इन प्योर स्टेट आर कलरलेस, हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स when exposed to air develop color. Volatile halogen compounds have sweet smell. तो अब अगर हम बात करते हैं कलर की, तो प्योर स्टेट में सभी हेलोएल्केन्स यानी कि एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। चाहे वो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कोई भी हेलोएल्केन हो तो प्योर स्टेट में तो कलरलेस ही होंगे। इनमें भी हमें देखने को ये मिलता है कि जो क्लोरो और फ्लोरो एल्केन से है, इनके साइज क्या होते हैं, काफ़ी स्मॉल साइज होते हैं। पहले फ्लोरो आएगा ग्रुप में, फिर कौन आएगा, क्लोरो आएगा। तो फ्लोरो एंड क्लोरो दोनों के साइज काफ़ी स्मॉल होने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्साइट नहीं कर पाते हैं। तो ईजिली एक्साइट नहीं होंगे तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, काफ़ी हाई होगी। तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये हमेशा क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं ब्रोमो एंड आयोडो एल्केन्स की, तो ये क्या होते हैं, जब हम इनको एक्सपोज करते हैं लाइट में, तो लाइट में एक्सपोज करने पे ये क्या हो जाते हैं, कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कलर्ड। तो इनके कलर शो करने का रीजन क्या है, इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो क्लोरोफ्लोरो थे साइज छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर आएंगे तो हमारे ब्रोमो और आयोडो आएंगे, तो इनके साइज भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना ईजी हो जाएगा। तो ईजिली इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने से दैट मीन्स इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्साइट किया जा सकता है, जिससे वो कलर शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट में इनको खुला छोड़ने पे, एक्सपोज करने पे ये कलर्ड हो जाते हैं, जबकि फ्लोरो एंड क्लोरो क्या रहते हैं, कलरलेस। और अगर हम बात करते हैं इनकी स्मेल की, तो स्मेल जो है इनकी स्वीट स्मेल होती है। कैसी होती है, स्वीट स्मेल। तो सभी हेलोएल्केन्स ऑलमोस्ट क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। इनकी काफ़ी अच्छी स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। तो ये तो था नंबर 1 फिजिकल स्टेट। अब हम बात करते हैं सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं एक साथ पूछे जाते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है या फिजिकल प्रॉपर्टी है जो बार बार फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स, द intermolecular forces of attraction, that means dipole-dipole and van der Waals attraction, are stronger in the halogen derivatives. That's why the boiling and melting points are considerably higher than hydrocarbons of comparable molecular mass. तो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी दिया हुआ है कि ये किस ऑर्डर में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम एल्किल हैलाइड लेते हैं तो एल्किल हैलाइड में कार्बन के नंबर जितने कम होंगे यानी कि लोअर हेलोएल्केन होंगे, तो उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, लो होंगे। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, या तो हेलोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास बढ़े या फिर कार्बन के नंबर बढ़े, तो अगर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का किसी भी तरीके से बढ़ता है ड्यू टू हेलोजन एटम और ड्यू टू कार्बन चेन, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मॉलिक्यूलर मास से इसका क्या रिलेशन है, बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्सेस इंक्रीजेस।
तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान ये देनी है कि यहाँ पे जो हेलोएल्केन्स हैं, हेलोएल्केन्स पोलर नेचर के हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रेटर पोलैरिटी के होते हैं। इसमें R जो है वो स्लाइड पॉजिटिव और हेलोजन स्लाइड क्या है, निगेटिव है। तो ये पोलैरिटी शो कर रहे हैं। तो पोलैरिटी शो कर रहे हैं तो इनमें कुछ वीक अट्रैक्शन फोर्सेस भी पाए जाएंगे। तो उसी की ये बात कर रहा है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर किस हिसाब से है। देखिए यहाँ पे मैंने RI, RBr, RCl, RF लिया है। तो R तो सब में सेम है, लेकिन हेलोजन एटम, एक में आयोडीन, एक में ब्रोमीन, एक में क्लोरीन, एक में फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है और मॉलिक्यूलर और मास भी सबसे कम होता है, जबकि आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है और साइज भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम जैसे जैसे आयोडो एल्केन से फ्लोरो एल्केन की ओर जाएंगे तो इनके मॉलिक्यूलर मास में डिक्रीमेंट आती जाएगी। तो डिक्रीज होता जाएगा इनका साइज भी और मॉलिक्यूलर मास भी, जिससे इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। अगर मैं इसका ऑर्डर ऐसे ले लूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे फ्लोरीन से आयोडीन की ओर ये ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाएंगे, एल्किल ग्रुप तो सेम है, तो हेलोजन एटम का साइज और मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, तो इनके अंदर लगने वाले जो वीक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, वॉन डेर वाल फोर्सेस एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, जिससे फ्लोरीन से आयोडीन तक इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्योंकि इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एंथैल्पी चाहिए होगी और ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जो होंगे इंक्रीज कर जाएंगे, यानी कि ये हाई टेम्परेचर पे बॉयल और क्या होंगे, मेल्ट होंगे। तो इधर को जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर और इधर को जाएं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से मैंने 3 टाइप के यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं। पहला मैंने लिया है कि मैंने क्या किया है, मिथाइल ग्रुप को सेम रखा है। एल्काइल ग्रुप सेम है, लेकिन एक फ्लोराइड है, एक क्लोराइड है, एक ब्रोमाइड है, एक आयोडाइड है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का, और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आयोडीन का। और मास देखें तो मास भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडीन का। तो इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किस ऑर्डर में आएंगे, तो आयोडोमेथेन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमोमेथेन का, फिर क्लोरो एंड देन फ्लोरो का। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो इनका ऑर्डर भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का इस ऑर्डर में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे क्या है, हाई है, आयोडीन का। सेकेंड थिंग हम देखेंगे, अब मैंने क्या किया है, क्लोरीन यानी कि हेलोजन को सेम रखा है तीनों में, लेकिन एक बार मैंने एल्काइल को मिथाइल ले लिया, एक बार इथाइल ले लिया, एक बार प्रोपाइल ले लिया। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें है, प्रोपाइल में। तो कार्बन नंबर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड वीक अट्रैक्शन फोर्सेस भी सबसे ज़्यादा किसमें होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले में। तो कार्बन नंबर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं, 3। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका होगा, तो इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा इसका होगा। देन फिर 2 कार्बन वाले का, फिर 1 कार्बन वाले का। अब हम लेते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में मैंने आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स लिए हैं, जो है C4H9Cl। मैंने ये C4H9Cl के 3 आइसोमर लिए हैं, एक है चेन आइसोमर, फिर एक है ब्रांच्ड आइसो और एक है नियो। तो कार्बन है तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट मैं आपको बता दूं कि जितने ज़्यादा चेन, साइड चेन यहाँ पे ब्रांचेज बढ़ेंगी, उतना इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बन की लॉन्ग चेन का। देन किसका होगा, 1 ब्रांच वाले का, और फिर क्या होगा, 3 ब्रांच वाले का। तो जितना ज़्यादा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता जाएगा उतनी कम इसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होंगे। अब हम इसकी देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किस में देखेंगे, मेनली वाटर में। वी नो दैट कि हेलोएल्केन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। तो पोलर नेचर अगर इनका है तो पोलर का मतलब R जो है वो स्लाइड पॉजिटिव और X क्या होगा, स्लाइड निगेटिव। तो सॉल्युबिलिटी के लिए वैसे तो हम ये कहते हैं कि पोलर अगर हमारा सॉल्वेंट है और पोलर हमारा सॉल्यूट है तो पोलर पोलर में डिजोल्व होता है। अब हेलोएल्केन की हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये पोलर नेचर के हैं और वाटर भी क्या है, पोलर है। तो इसको इसमें वैसे तो डिजोल्व होना चाहिए था, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है। हेलोएल्केन्स आर वेरी लिटिल मिसिबल विद वाटर because no hydrogen bonding is possible in the molecule of alkyl halide and H2O.
दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो देना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरी ऑर्गेनिक में ये चीज कॉमन होगी कि कभी भी सॉल्युबिलिटी की बात की जाएगी यहाँ पे वाटर सॉल्युबिलिटी की, तो आपको ध्यान देना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, यही यहाँ पे मेन फैक्ट है। तो हम ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी को, तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी का मेन फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो यहाँ पे नहीं पाई जाती है हेलो एल्केन्स और वाटर के बीच में, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो जरूरी चीज है वो है एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरह प्रेजेंट होना चाहिए, और सेकेंड फॉन। फॉन मीन्स फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जब बॉन्डिंग करेंगे तो उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इनमें से कोई भी एक एटम हाइड्रोजन के साथ आए तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है इसको हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इनमें से कोई भी एक एटम हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। तो एल्किल हैलाइड में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होती है वाटर मॉलिक्यूल एंड आरएक्स के बीच में। तो आरएक्स और वाटर मॉलिक्यूल कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते हैं, जिस वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बहुत ही लेस मिसिबल या लिटिल मिसिबल होते हैं, बहुत कम घुलनशील होते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए या वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि वाटर या तो एल्किल हैलाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे या फिर ये इनके बॉन्ड को क्या करे, ब्रेक करे। तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है, जिस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है वाटर में। तो ये वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं तो किस में डिसॉल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एक्सेट्रा, इस तरीके से जो सॉल्वेंट होते हैं हमारे ऑर्गेनिक, उनमें हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, बट वाटर में क्या होते हैं, लिटिल मिसिबल या बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होती है भाई, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम। तो हम देखेंगे कि इनके यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, या ये कितने हैवी हैं या कितने लाइट वेट हैं, तो उसी को हम कहते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी को मेनली जो देखा जाता है वो किससे कंपेयर किया जाता है, वाटर से। तो वाटर से हम इनको कंपेयर करते हैं। अब वाटर की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो ली जाती है 1। तो 1 अगर वाटर की डेंसिटी है तो इनकी डेंसिटी 1 से क्या होती है, लेस होती है। एल्किल क्लोराइड्स आर नॉर्मली लाइटर देन वाटर वाइल ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर हैवियर। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स की, ये होती है लेस देन 1, एंड जो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स होती हैं इनकी होती है ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से हम वाटर से इनको कंपेयर करते हैं। तो वाटर से क्लोराइड्स क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, जबकि ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स क्या होते हैं, हेवियर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनका ऑर्डर लिया हुआ है। तो पहले हमने लिया है आयोडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन। तो जैसे जैसे अब यहाँ पे आर यानी कि एल्किल ग्रुप तो सेम है, बट हेलोजन्स चेंज हो रहे हैं। आयोडीन का सबसे ज़्यादा मास होगा, फिर Br का, फिर क्लोरीन का। तो इनका मास और साइज ज़्यादा होने से इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप में सबसे नीचे एग्जिस्ट करते हैं, देन Br की, और देन Cl, और फिर फ्लोरो की। नेक्स्ट है इनका पोलैरिटी देखेंगे। तो पोलर है RX मॉलिक्यूल, हमें पता है एल्किल हैलाइड्स पोलर होते हैं। द एल्किल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द कार्बन एंड हेलोजन एटम इन CX बॉन्ड। वी नो दैट कि RX बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो R यहाँ पे क्या, एल्काइल ग्रुप है, जिसमें हम R की जगह मेनली कार्बन देखते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी पोलैरिटी की। हमें तो हम सभी को पता है कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। द एल्किल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड हेलोजन एटम इन CX बॉन्ड। तो RX को हम डिनोट करते हैं, तो RX से हम डिनोट करते हैं एल्किल हैलाइड्स को, जिसमें R स्लाइड पॉजिटिव और X स्लाइड क्या होता है, निगेटिव। क्यों,
तो अगर हम कंपेयर करते हैं हेलोजन की कार्बन से, तो कार्बन की कंपेयर में हेलोजन का साइज काफ़ी कम होता है, तो साइज कम होगा तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी, और कार्बन की क्या होगी, लो होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो एंड हेलोजन की ज़्यादा होने से इनके बीच में एक डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, जिस वजह से क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे। अब पोलैरिटी तो है, अब सबसे ज़्यादा अब इनकी पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। हमें पता है कि ग्रुप में हम अगर देखें तो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहाँ की ओर इंक्रीज होती है, ऊपर की ओर, या हम कहेंगे कि आयोडीन की ओर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी क्योंकि ये सबसे टॉप में है, इसका साइज सबसे छोटा है, तो इसलिए कार्बन और फ्लोरीन के बीच पोलैरिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। फिर क्लोरीन आएगा सेकंड नंबर पे, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। तो इस तरीके से इनका ऑर्डर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये CX बॉन्ड में हम देखेंगे कि कौन सा हेलोजन कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है और किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इसी ऑर्डर में पोलैरिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब हम इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट देखते हैं जो है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स, कि इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमने बोला कि एल्किल हैलाइड्स तो होते हैं RX, तो ये जो है पोलर बॉन्ड है, तो पोलैरिटी होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, इसकी जो पोलर बॉन्ड होने की वजह से हम इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी देखेंगे और इसकी पोलैरिटी भी देखेंगे, दोनों ही हम देखेंगे, क्योंकि पोलैरिटी से इसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है और बॉन्ड एनर्जी से भी इसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। अब यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि रिएक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी होती है कि कौन सा एल्किल हैलाइड लेस स्टेबल है, कम स्टेबल है। हम इसको अदर हेडिंग में ऐसे भी ले सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इसी टॉपिक को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर दूं तो वो रिएक्टिविटी का जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि स्टेबिलिटी होती है कि कोई मॉलिक्यूल कितने देर तक एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बॉन्ड कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो उसकी स्टेबिलिटी कहलाएगी। और रिएक्टिविटी इसके अपोजिट होती है, भाई जितनी जल्दी C और X के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, उतनी ज़्यादा ये क्या होंगे, रिएक्टिव। तो हमें यहाँ पे मतलब है किस चीज़ से, RX के बॉन्ड ब्रेकिंग से। तो ये बॉन्ड जितनी ईजिली ब्रेक होगा और जितनी जल्दी ब्रेक होगा ये मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा और लेस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसलिए 2 फैक्टर हम यहाँ पे मेजरली देखेंगे, CX बॉन्ड एनर्जी एंड CX बॉन्ड पोलैरिटी, कि बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी है और बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, बॉन्ड को ब्रेक करने की कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि CX बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे उसकी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं या बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। और पोलैरिटी होगा कि कौन सा हेलोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करेगी पोलैरिटी, अभी हमने ऊपर डिस्कस की है। तो CX बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अब CX बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके वो उतनी लेट टूटेगा क्योंकि उसको एनर्जी मोर रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि बॉन्ड देर से ब्रेक होगा तो रिएक्टिव भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को समझना है। तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करना है कि जो रिएक्टिविटी होती है किसी भी कंपाउंड की, वो आपको हमेशा याद रखने की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, स्टेबिलिटी की। तो अगर मैं कहूँ किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब वो रिएक्टिव कम होगा, वो देर तक टिका रहेगा, उसके बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे तो स्टेबल होगा। लेकिन अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जा रहे हैं, तो दैट मीन्स वो रिएक्टिव ज़्यादा है, स्टेबल क्या है, कम। तो रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि बॉन्ड देर से टूटेगा। तो रिएक्टिविटी को डिसाइड करती है बॉन्ड एनर्जी, कि बॉन्ड कितनी ईजिली टूट रहा है या कितनी मुश्किल से टूट रहा है, कितनी हार्डली ब्रेक हो रहा है, तो उसी पे डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी क्या होती है? स्टेबिलिटी की अपोजिट, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिपेंड करेगा हेलोजन एटम के साइज पे। अब मैंने जो ऑर्डर लिया है यहाँ पे एल्किल ग्रुप तो सेम है, तो आर सब में सेम है, तो क्या चेंज है? तो हेलोजन एटम्स चेंज है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हेलोजन्स का ऑर्डर साइज में नीचे की ओर इंक्रीमेंट होता है। इसका साइज सबसे छोटा, इसका बड़ा, इसका और बड़ा, और आयोडीन का सबसे बड़ा। तो इस ऑर्डर में इनके साइज इंक्रीज हो रहे हैं। तो साइज इंक्रीज करेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा? आसान होगा। तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होने की वजह से एल्किल आर और आई का जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होने की वजह से इजिली बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आर आई यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव होगा, देन बी आर आएगा, फिर सी एल आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, क्योंकि साइज जो है आयोडीन का सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, सबसे छोटा है फ्लोरीन का। तो साइज जैसे जैसे हेलोजन का डिक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी और बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता जाएगा, बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? रिएक्टिविटी का। और स्टेबिलिटी का क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हम इनकी बॉन्ड एनर्जी देखें किलो जूल पर मोल में, तो फ्लोरो एल्केन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरो की, देन ब्रोमो एंड देन आयोड होगी। तो जैसे जैसे आयोडीन की ओर जाएंगे तो सी आई बॉन्ड सबसे वीक होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज। तो आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी इजीली समझ आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।